Okay, good morning class. This is Deepshikha and now we are going to start with our next topic from ENT, that is otalgia. Okay, so we all know what is otalgia. Otalgia is pain in ear or earache. Okay, this is known as otalgia. So definition, it is defined as pain in the ear or earache. Okay, if you are having the copy and pen, you can write it down. डेफिनेशन इज पेन इन ईयर और ईयर एक, जो कान में दर्द होता है उसको ओटाल्जिया बोलते हैं. वी ऑल नो दैट जहाँ पे GIA वर्ड लगता है वो यूजुअली बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है, तो अपन ये वर्ड यूज़ करते हैं. तो OTA, ओटा इज़ यूजुअली यूज्ड इन मेडिकल टर्म्स फॉर ईयर. सो ओटाल्जिया इज पेन इन ईयर और ईयर एक. Okay, then types. There are two types of otalgia: primary otalgia and referred otalgia. Now what is primary otalgia? Primary otalgia is ear pain that is directly related to a problem with a ear. ऐसा दर्द जो ईयर के ही रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड जो डिसीजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ईयर है ना, उससे ही रिलेटेड जो दर्द हो रहा है कान में वो उसी से रिलेटेड है. दैट इज़ वाई it is the patient is having pain in ear. That is primary otalgia. Then next is referred otalgia. It is pain felt in the ear but originating from a non-otologic source. ठीक है, ये क्या होता है, कान में दर्द हो रहा है बट जो ओरिजिन है वो नॉन ऑटोलॉजिक सोर्स है. नॉन ऑटोलॉजिक मतलब कान से रिलेटेड नहीं है, कहीं और का दर्द है, जैसे कि टिथ में पेन है ना, या फिर कुछ हेड इंजुरी है, या फिर एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू ईयर बट पेन इन ईयर इज देयर. दैट इज रेफर्ड ओटाल्जिया. रेफरिंग पेन है, किसी और का दर्द जो है, किसी और चीज़ का जो ऑर्गन का जो दर्द है वो कान की तरफ रेफर हो रहा है, उसको बोलते हैं रेफर्ड ओटाल्जिया. ओके, देन इटियोलॉजी ऑफ प्राइमरी ओटाल्जिया. क्या क्या होता है इन पिन्ना, अगर पिन्ना में दर्द हो रहा है, दिस पोर्शन एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना में दर्द है, तो वो कौन कौन से रीज़न से हो सकता है. इट कैन बी ड्यू टू लैसरेशन एंड बाइट, यानी कि चोट लग गई है या कुछ काट दिया है वहाँ पे. हेमाटोमा है ना, ब्लड कलेक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोमा, तो ब्लड क्लॉट की वजह से पेन हो रहा है. ओटाइटिस एक्सटर्ना है, दैट मीन्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इन्फ्लामेशन हो गया है. इन्फेक्टेड प्री ऑरिकुलर साइनस, जो प्री ऑरिकुलर हमने कल देखा था कि साइनसेस होते हैं, तो प्री ऑरिकुलर साइनसेस में इन्फेक्शन है. फ्रॉस्ट बाइट है, सन बर्न है. फ्रॉस्ट बाइट इज ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर. ठीक है, सनबर्न मतलब कि ज़्यादा एक्सेसिव अगर हम सनलाइट में रहते हैं तो सनबर्न हो जाता है, उससे भी दर्द होता है. नियोप्लाज्म है, नियोप्लाज्म में नथिंग बट रिलेटेड टू एनी मास्टर्स ट्यूमर और कार्सिनोमा. तो इन सब की वजह से पिन्ना में पेन हो सकता है. देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इम्पैक्टेड वैक्स के कारण, इम्पैक्टेड वैक्स क्या होता है, दैट इज वैक्स मतलब जो हिंदी में अपन खूंट बोलते हैं ना, वही. ठीक है, फॉरेन बॉडी के कारण हो सकता है, दैट इज़ कुछ फॉरेन बॉडी चली गई है अंदर, जैसे बीस हो गया, फ्लाइज हो गया, या फिर कुछ पिन्स चले जाते हैं, अपन कभी कभी ईयरबड यूज़ कर रहे होते हैं, वो टूट जाता है अंदर, तो ड्यू टू फॉरेन बॉडी. देन केराटोसिस ऑब्यूटेंस. व्हाट इज दैट? इट इज़ डेंस प्लग ऑफ केराटिन इज प्रेजेंट इन द डीप म्याटस ऑफ द ईयर. जो केराटिन होता है वो उसका जो प्लग फॉर्मेशन हो जाता है वेयर इन द म्याटस ऑफ द ईयर, अंदर में जो म्याटस वाला पोर्शन है वहाँ पे देयर इज अ प्लगेशन ऑफ keratin, that is keratosis. Then otitis externa is the same thing, inflammation in the external auditory canal. herpes zoster oticus, that is due to virus infection, viral infection है. herpes zoster जो है वो एक वायरस है, उसके कारण हो सकता है. exhaustus मतलब benign growth of bone, जो अंदर के जो बोन्स हैं, जो ईयर बोन्स हैं, लाइक योर स्टेप्स, इनकस एंड मेलियस, अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है तो उसके कारण हो सकता है. एंड नियोप्लाज्म. ओके, देन मिडल ईयर में अगेन ड्यू टू एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एनी सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया के कारण हो सकता है. ओटाइटिस मीडिया मतलब कि इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर. देन ट्रोमैटिक परफोरेशन है, कहीं पे चोट लगी है, इसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग है, परफोरेट हो गया है वो जगह. टिम्पैनम मतलब कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है उसके कारण. ओटाइटिक बैरोट्रोमा इज अ मैकेनिकल इंजुरी टू द ईयर. ठीक है, देन नियोप्लाज्म के कारण. मैस्टोडाइटिस, जो मैस्टॉइड बोन होता है वहाँ पे मैस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है. मैस्टॉइड एरिया में एब्सिस हो गया है, नियोप्लाज्म है. एकॉस्टिक ट्रॉमा, जो एकॉस्टिक बोन होती है, एकॉस्टिक नर्व होती है, उसमें चोट लगने की वजह से हेड इंजुरी के दौरान कुछ हुआ होगा उसके कारण. मीनियस डिसीज़ जो है उसके कारण. मीनियस डिसीज इज योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन के कारण. वेस्टिबुलर स्क्वानोमा. स्क्वानोमा मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ कार्सिनोमा. तो वेस्टिबुलर जो एरिया है
वेस्टिबुलर नर्व के पास कोई कार्सिनोमा हुआ है, या उससे रिलेटेड उस जगह पे मास्टॉइड वाले जगह पे अगर कोई भी मासेस या ट्यूमर फॉर्म हुए हैं तो उसके कारण भी ओटाल्जिया हो सकता है. ओके, देन कोलास्टोमा. व्हाट इज कोलास्टोमा? इट इज अ सिस्ट इन द मिडल ईयर. जो मिडल, ये जो दिख रहा है ये आपका मिडिल ईयर का जो रीजन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो वाला पोर्शन है. ठीक है, तो इट इज अ सिस्ट इन द मिडिल ईयर और मैस्टॉइड सिस्टम दैट इज लाइंड विद एक्वामस स्क्वामस एपिथेलियम एंड फिल्ड विद द केराटिन डेब्रीज. ये दिख रहा है जो ब्राउन पोर्शन, दिस वन, दिस योर ब्राउन कलर्ड डेब्रीज, ये केराटिन डेब्रीज है. तो ऐसा दिखता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अगर हम लोग ऑटोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. दिस इज कॉल्ड कोलास्टोमा. ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू COM. COM इज क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया. जब बहुत दिन से मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसके कारण ये कोलास्टोमा जो है वो फॉर्म हो जाता है और इसके कारण भी ओटाल्जिया होता है. ओटाल्जिया मतलब वी ऑल नो पेन इन ईयर. ठीक है, तो इटियोलॉजी ऑफ रेफर्ड ओटाल्जिया. अब जो रेफर्ड ओटाल्जिया है वो कौन कौन से कारण से हो सकता है? तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनमें से किसी में भी अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, नर्व सप्लाई है ना, आपका जो ऑरिकुलर रीजन है, जो ऑसिपिटल रीजन है, ऑसिकुलर वेगस नर्व है, फिर एक्सटर्नल मियाटस है, इनमें से किसी भी जगह, हेलिक्स है, कॉन्काई रीजन है, ट्रैगस है, इन किसी में भी कुछ भी अगर ट्रॉमा है, इंजुरी है या इन्फेक्शन है तो इट विल लीड टू रेफर्ड ओटाल्जिया. जो रेफर्ड ओटाल्जिया है, मैंने कहा ना कि वो दूसरे रीजन से आ रहा है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती, कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं और कौन कौन सा एरिया इन्वॉल्व हो सकता है. तो थ्रू ट्राइजेमाइनल नर्व. ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो अपन को पता है कि कहाँ से कनेक्टेड है, विथ आवर ओरल थिंग्स. तो जो टिथ है, टिथ से अगर इन्फेक्शन है, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर जो टिथ है उसके वजह से, मैल ऑक्लूशन है, इन सब से, तो थ्रू द टिथ, थ्रू द ट्राइजेमाइनल नर्व देयर इज अ पेन इन द ईयर. देन ओरल कैविटी में अगर इन्फेक्शन है, अल्सर है, मैलिग्नेंसी है, एडेनाइटिस है, सलाइवरी कैलकुलस है, तो ये सब क्या है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर ओरल कैविटी. ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन, अल्सर या मैलिग्नेंसी के कारण दर्द हो रहा है तो वो जो है वो रेफ़र करेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड एरिया है ना. तो कई बार आपको भी हुआ होगा, अगर जब अगर आपको जॉस में पेन हो रहा है ना, कोई टिथ इरप्शन हो रहा है या चोट लग गई है, तो हमको क्या होता है, यहाँ टिथ में दर्द के साथ साथ, मुंह में पेन के साथ साथ क्या होता है, कान भी दर्द होने लगता है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड रेफर्ड ओटाल्जिया. देन टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. जो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है उसमें अर्थराइटिस या डिस्फंक्शन के कारण नोज एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो इम्पैक्टेड DNS है, इम्पैक्टेड DNS मतलब कि डिविएटेड नेजल सेप्टम. मैंने कल बताया था कि ये जो सेप्टम है वो कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए. डिविएटेड रहेगा तो, डिविएटेड मतलब एक तरफ तिरछा हो जाना, मुड़ जाना, है ना, तो उसके कारण भी पेन हो सकता है. नियोप्लाज्म, साइनोसाइटिस, इन सब के कारण पेन हो सकता है. देन नेजोफैरिंक्स, इसमें इन्फेक्शन है, पोस्ट एडेनेक्टोमी हुआ है. एडेनेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ योर एड्रिनल ग्लैंड और एनी ऑफ द एरिया फ्रॉम दैट एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, तो उसके कारण पेन हो सकता है. एडेनोटाइटिस है, ट्यूमर है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है. ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया मतलब जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके आसपास कुछ इन्फेक्शन या ट्यूमर की वजह से वहाँ पेन हो रहा है, उसके कारण कान में भी दर्द होता है. ओके, देन थ्रू ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम है, टॉन्सिलाइटिस है, पेरीटॉन्सिलर एप्सिस है, पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी हुआ है. पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी मतलब टॉन्सिल्स जब रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद जो पेन होता है उसको पोस्ट टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं. ठीक है, तो उसके कारण भी कान में पेन हो सकता है. नियोप्लाज्म, देन अगेन ओरोफैरिंक्स इज द सेम थिंग, इन्फेक्शन, अल्सर, रेट्रोफैरेंजियल, पैराफैरेंजियल एप्सिस, ट्रॉमा हो गया, नियोप्लाज्म हो गया, ग्लॉसोफैरेंजियल न्यूराल्जिया है, ये सब नर्व से कनेक्टेड है विथ योर ग्लॉसोफैरेंजियल नर्व. फेशियल नर्व में आपका हर्पिस जोस्टर ऑर्टिकस जो है, वायरल इन्फेक्शन हुए, तो उस वायरल इन्फेक्शन का जो एक साइन एंड सिम्टम है वो पेन इन ईयर है. वेस्टिबुलर स्क्वानोमा, थ्रू सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल नर्व्स, हर्पिस जोस्टर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड आर्थराइटिस. देन रिस्क फैक्टर्स. अब कौन कौन सी चीज़ों की वजह से हो सकता है, इंसर्शन ऑफ अनक्लीन और शार्प पार्टिकल्स इनटू द ईयर. क्या कई बार क्या होता है, हम कान साफ करने के लिए भी पिन यूज़ करते हैं, है ना, कई लोग हेयर पिन यूज़ करते हैं, ईयरबड्स यूज़ करते हैं, और कुछ लोग को इवन मैच स्टिक भी मिल जाता है तो मैच स्टिक से भी कान साफ करने लगते हैं. तो ये सब क्या है, अनक्लीन एंड शार्प पार्टिकल्स है, तो उससे चोट लग सकती है कान को, तो दैट विल लीड टू ओटाल्जिया. इंस्टिलेशन ऑफ कंटामिनेटेड सॉल्यूशंस,
है ना, कुछ कंटामिनेटेड सॉल्यूशंस हैं वो डाल रहे हैं, कान में कोई ड्रॉप है उसको डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से। स्विमिंग इन पॉल्यूटेड वाटर, जो स्विमिंग करते हैं, जो गंदे पानी में स्विमिंग करते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, ड्यू टू दैट पॉल्यूटेड वाटर इन्फेक्शन कैन बी देयर। देन रिसेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहा है आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उससे भी ओटाल्जिया होगा। यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन, यूस्टेशियन ट्यूब कौन सा है, आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो लंबा सा होता है ना, फ्रॉम ईयर कैनाल टू इनर ईयर की तरफ जो जाता है, दैट इज़ योर यूस्टेशियन ट्यूब। तो अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है या फिर ट्रॉमा हुआ है, तो ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ दैट यूस्टेशियन ट्यूब देयर कैन बी ओटाल्जिया। देन ड्यू टू एनी एलर्जीज, है ना, कई बार कफ कोल्ड के टाइम पे भी एलर्जी होता है, कान में बहुत इचिंग होने लगती है, उसके कारण भी पेन हो सकता है। तो दीज वर द रिस्क फैक्टर्स। देन पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी इज ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से देयर विल बी रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड स्कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। आपको पता है ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, है ना, जो WBCs है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है या ट्रॉमा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं यानी कि WBCs होता है, तो उसमें मोनोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स जो होता है वो रिलीज़ होना चालू होता है। तो उस पर्टिकुलर जगह पे जब ल्यूकोसाइट्स रिलीज़ होते हैं तो वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, तो उसके कारण क्या होगा, और इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, उस इन्फ्लामेशन के कारण देयर विल बी एडिमा, देयर विल बी पेन, हीट एंड रेडनेस। ओके, सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाल्जिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, along with all the other things, the main clinical manifestation, मतलब ये एक्चुअली जो ओटाल्जिया है वो एक साइन एंड सिम्टम ही है, समझ के चलो। ओके, दैट इज बिकॉज ईयर पेन। अब ईयर पेन से रिलेटेड आप और भी अगर पेशेंट को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको भी लिख सकते हैं, बट ओटाल्जिया इटसेल्फ इज अ ईयर पेन। Then management, we have to promote healing. Okay, then how will we promote healing? Ear irrigation. Ear irrigation क्या होता है, जो impacted wax है ना, उसको अपन क्लीन करते हैं थ्रू सिरिंज के थ्रू, है ना, दैट इज कॉल्ड ईयर इरीगेशन। आगे मैं दिखाऊंगी आपको। देन एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, एलिवेट पेन, अगर पेन है, बहुत दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स देते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक्स में यूजुअली अपन NSAIDs यूज़ करते हैं, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें मोस्ट कॉमनली क्या यूज़ होता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया, है ना, आपका जो ट्रामाडोल हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। देन रीस्टोर नॉर्मल फंक्शन एंड रिमूव फॉरेन बॉडीज़, अगर कुछ फॉरेन बॉडी है तो हमको उसको रिमूव करवाना है और नॉर्मल फंक्शन को रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर करने के लिए बहुत सारे सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं, वो अपन अभी आगे देखेंगे। ईयर इरीगेशन, तो ईयर इरीगेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट सी द पिक्चर, ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड ईयर इरीगेशन। ये सिरिंज है एंड दिस इज इम्पैक्टेड वैक्स, है ना, जो कूट बोलते हैं अपन हिंदी में, वो बहुत ज़्यादा अंदर रहने की वजह से क्या होता है, पेन होने लगता है, हियरिंग लॉस होने लगती है पार्शियली, तो हम लोग इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, विद अ सिरिंज। ये है एक काइंड ऑफ सिरिंज है, ये अलग अलग तरीके का भी आता है। नॉर्मल, कुछ लोग नॉर्मल सिरिंज भी यूज़ करते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसमें, ऑटोस्कोप की तरह होता है, उसमें अपन सिरिंज को अटैच करते हैं, इसमें सॉल्यूशन डालते हैं, कुछ देर के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर उसको बाहर निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिट अपराइट विद अ टॉवल ऑन द शोल्डर टू कैप्चर वाटर दैट ड्रेन्स फ्रॉम द ईयर। पेशेंट को बिठाते हैं, उस पर टॉवल रखते हैं। सम पीपल में ऑल्सो प्लेस अ बेसिन अंडरनीथ द ईयर टू कैच द वाटर, या तो अगर टॉवल भी रख सकते हैं या फिर छोटा सा बेसिन रखते हैं यहाँ पे। देन जेंटली पुल द ईयर फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, लाइक अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऐसे। तो उससे क्या होगा, जो ईयर की जो ओपनिंग है वो वाइड थोड़ी सी ओपन हो जाएगी। टू अलाउ द वाटर टू एंटर द ईयर मोर ईजली, ताकि हम जो ईयर या हम जो वाटर या सोल्यूशन डाल रहे हैं वो प्रॉपरली अंदर जाए। देन प्लेस द सिरिंज इन द ईयर, इंसर्टिंग इट अप एंड टूवर्ड्स द बैक ऑफ द ईयर। उसके बाद सिरिंज को प्लेस करते हैं। दिस पोजिशन विल हेल्प द ईयर वैक्स सेपरेट फ्रॉम द ईयर एंड ड्रेन आउट ऑफ इट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो सोल्यूशन डाल रहे होते हैं उससे जो ईयर वैक्स है वो कान से सेपरेट होकर बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। जेंटली प्रेस ऑन द सिरिंज टू अलाउ वाटर टू एंटर द ईयर। इफ अ पर्सन फील्स पेन और प्रेशर, दे शुड स्टॉप इरीगेटिंग। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, देन that person has to stop irrigating. Then dry the ear using a towel or by inserting a few drops of rubbing alcohol into the ear. ठीक है,
This is ear irrigation. Then comes medication. For medications we have to use antibiotics. अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो देना होता है, लाइक टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, इन सब से एसोसिएटेड अगर ईयर पेन हो रहा है तो वो ईयर पेन जब एंटीबायोटिक मिलेगा पेशेंट को तभी ठीक होगा. देन अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हम लोग देखिए हर्पिस जोस्टर जो है, शिंगल्स जो होता है ना, वो क्या है, एक वायरस है. तो वायरल इन्फेक्शन में अगर ईयर पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज एंटीवायरल्स. देन एंटी फंगल्स, अगर किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है लाइक कैंडिडियासिस हो गया, ओरल थ्रश हो गया, इन सब के कारण है तो एंटी फंगल्स प्रिस्क्राइब करते हैं. एंटी अल्सर्स देते हैं अगर दैट इज रिलेटेड टू ईसोफेजाइटिस या फिर GERD, दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इन सब के कारण हो रहा है तो एंटी अल्सरेटिव जो रहते हैं वो मेडिसिन यूज़ करते हैं. एंड फॉर नॉर्मल पेन दैट इज माइल्जियास एंड न्यूरल्जियास जो है पेन हो रहा है तो NSAIDs. व्हाट इज NSAIDs? इट इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ठीक है. अब एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी अल्सर और NSAIDs जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ही हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है. कॉमन एंटीबायोटिक्स में जो अगर टॉन्सिलाइटिस है, फेरेंजाइटिस है तो जैसे सिफोटेक्सिम है ना, सेफरोक्साइम है, ये सब यूज़ होता है. एंटीवायरल्स में क्या यूज़ होगा, जिसमें जो फ्लोरोमाइसिन है ये सब यूज़ होता है. एंटी फंगल्स में कैंडिडियासिस सब में जो यूज़ करते हैं, जो जिसमें मजोल होता है ना, क्लॉट्रीमजोल, मिक्योनाजोल, ये सब क्या है, एंटी फंगल्स है. तो दैट द डॉक्टर्स विल प्रिस्क्राइब, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द रेफरेंस फॉर योर नॉलेज कि ये सब यूजुअली कॉमनली यूज्ड एंटी फंगल्स होते हैं. एंटी अल्सर्स और एंटासिड्स में यूजुअली रानिटिडिन ये सब यूज़ होता है. NSAIDs में डाइक्लोफेनिक सोडियम, ट्रामाडोल, ये सब यूज़ करते हैं. अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तब केराटिनिन ये सब की तरफ जाते हैं. Then surgical management. In surgical management there are 4 main things: meringoplasty, tympanoplasty, meningotomy and mastectomy. Now we can see कि प्लास्टी वर्ड जहाँ पे यूज़ होता है वो क्या होता है, इट इज़ रिपेयरमेंट, राइट. तो मेरिंगोप्लास्टी, the word itself says that meringoplasty, mering is related to is actually your tympanic membrane. ठीक है. तो मेरिंगोप्लास्टी अगर बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसको रिपेयर कर रहे हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को. टिम्पैनोप्लास्टी इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिपेयरमेंट. मेरिंगोटॉमी, जहाँ पे टॉमी वर्ड यूज हो जाता है वहाँ पे क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं. और मैस्टेडेक्टॉमी क्या है, दैट इज अगेन ओपनिंग एंड रिमूवल. ठीक है. प्लास्टी, टॉमी एंड टेडेक्टॉमी, ये 3 वर्ड होते हैं. प्लास्टी मतलब रिपेयरमेंट, एंड टॉमी मतलब रिमूवल, सॉरी टॉमी मतलब ओपनिंग, एंड टेडेक्टॉमी मीन्स रिमूवल ऑफ दैट एरिया. सो मेरिंगोप्लास्टी, this is closure of simple perforation of tympanic membrane. You can see here this is tympanic membrane. यहाँ पे opening हो गई है due to any injury or infection. There is a opening or perforation in the tympanic membrane. तो यहाँ पे incision दिख रहा है आपको कान के पीछे, closure to your mastoid bone. यहाँ पे opening करते हैं और इसको repair करते हैं. ठीक है. ये before and after. So that is meringoplasty. Then tympanoplasty, surgical operation of perforated tympanic membrane. This is your middle ear and here is your eardrum. Here is a hole. तो tympanoplasty में क्या हो रहा है, इसमें ग्राफ्टिंग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. ग्राफ्ट के थ्रू उस ओपनिंग को फिलअप कर रहे हैं. एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्राफ्ट जो है वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होल है तो बिना, छोटा होल है तो उसको सर्जिकली अपन उसको ट्रीट कर सकते हैं विथ सूचरिंग. ठीक है. बट दैट टू विद फाइन सूचर्स. बट अगर बहुत ज़्यादा है, बड़ा होल है, तो फिर उसको ग्राफ्ट यूज़ करके रिपेयर करते हैं. देन मेरिंगोटॉमी, इट इज़ एन इंसिशन टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थ्रू विच फ्लूइड इज रिमूव्ड. है ना. अगर वहाँ पे फ्लूइड स्टोर हो गया है बहुत ज़्यादा तो उसको क्या, वो जब तक वो फ्लूइड रिमूव नहीं होगा तो प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा. प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा तो पेन जो है वो नहीं जाएगा. इसलिए मेरिंगोटॉमी करके वहाँ पे फ्लूइड को ड्रेन करते हैं ताकि प्रेशर रिलीज़ हो और पेन जो है वो रिलीफ हो जाए. ठीक है. आप ये देख सकते हो यहाँ ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है. ठीक है. यहाँ पे पंक्चर करते हैं और जो सिरिंज है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और फ्लूइड को ड्रेन आउट कर देते हैं. ठीक. देन मैस्टेडेक्टॉमी, यू कैन सी मैस्टॉइड बोन इज हियर. आपके कान के पीछे इस
जगह पे मास्टॉइड बोन होती है, यहाँ पे इन्फेक्शन है, कोलेस्ट्रोमा जो मैंने बताया था जो डेब्री फॉर्म हो जाता है वो फॉर्म हो जाता है, तो दिस इज़ योर मास्टॉइड एयर सेल्स, है ना। तो ये क्या करते हैं सर्जिकली, वी हैव टू रिमूव दैट डिसीज्ड मास्टॉइड एयर सेल्स। ये जो एयर सेल्स है उसको जो जिसमें इन्फेक्शन हो गया है उसको हम रिमूव करते हैं, तो दैट इज़ मास्टॉइडेक्टोमी, ठीक है। Then precautions after ear surgery, the client must lie with the operated ear up for several hours after surgery, ठीक है। सर्जरी के बाद में जो कान है उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन है, जिस कान में सर्जरी हुई है उस कान के तरफ लाई डाउन नहीं कर सकते, उसको अपवर्ड्स रखना है। इफ़ नेसेसरी द क्लाइंट शुड ब्लो द नोज जेंटली वन साइड एट अ टाइम, ठीक है। शुड ब्लो द नोज मतलब अगर उसको प्रॉब्लम है तो एक साइड नोज को ब्लो करके वो सो सकता है, या फिर अगर कुछ सिक्रीशंस है तो धीरे से उसको ब्लो आउट करना है, ओके। द क्लाइंट शुड स्नीज और कफ विद द माउथ ओपन फॉर 1 वीक आफ्टर सर्जरी। उसको जब भी छींक आएगी, खांसी आएगी, तो उनको क्या बोलना है कि माउथ को ओपन करके छींकना या खांसना है, ठीक है। बट दैट इज़ वेरी रिस्की, मतलब बिकॉज वी ऑल नो दैट स्नीजिंग एंड कफिंग इज़ अ स्पॉन्टेनियस एंड ऑटोनॉमिक एक्टिविटी है, तो कई बार क्या होता है पेशेंट उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उससे वाइड ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम लगेगा, ठीक है। और जो सर्जरी हुई है तो उसमें क्या होगा, जो सूचर्स लगे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन पार्टिसिपेशन इन वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ इज़ प्रोहिबिटेड। जो स्विमिंग है स्पेशली, स्विमिंग को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, कोई भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए उनको नहीं अलाउ करना है। Then avoid physical activity for 1 week and exercise or sports for 3 weeks after surgery. Then we have to avoid heavy lifting, जो weight है वो heavy lift करने से मना करना है। Then change the cotton balls in the ear daily. Keep the ear dry for 4 to 6 weeks. Do not shampoo for 1 week. कम से कम एक हफ्ते तक we have to tell the patient that they should not shampoo their hairs. Then avoid airplane flights for the first week after surgery for sensation of ear pressure. Hold your nose close your mouth and swallow to equalize the pressure. जो एयरप्लेन जो फ्लाइट्स होते हैं उसमें ट्रैवल करने से मना करते हैं, बिकॉज वी नो कि जैसे जैसे हाइट ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो क्या होता है, ईयर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने लगता है, तो दैट इज़ वाई फ्लाइट की जर्नी के लिए मना करते हैं, ठीक है। वियर नॉइस डिफेंडर्स इन लाउड एनवायरमेंट्स, ठीक है। कुछ भी लाउड एनवायरमेंट्स में रहने से मना करते हैं, और अगर हैं भी तो फिर उस जगह से अलग हो जाना है या कान को डिफेंड करके रखना है, बंद करके रखना है, बट नॉट विद द हैंड्स और क्लीन हैंड्स के साथ। देन इन्फॉर्म इन केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर्स का फॉलो अप करना है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओटैल्जिया। नाउ इसमें जो बच गया है वो है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, तो डैट ये पूरा यूनिट होने के बाद, ईयर का टॉपिक होने के बाद, आई विल गिव यू वन नर्सिंग केयर प्लान फॉर दैट विल बी कॉमन फॉर ईयर, ठीक है। तो दैट यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स। अगर हम ओटैल्जिया, अगर एग्जाम में ओटैल्जिया पूछा है तो ईयर एक इज़ देयर एंड इन्फेक्शन इज़ देयर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो नर्सिंग मैनेजमेंट जो डायग्नोसिस रहेगा वो आपको उसमें लिखना होगा, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज, थैंक यू।